हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा कल हमने चैप्टर नंबर 6 है वो स्टार्ट किया था, सेकेंड बुक का वाटर रिसोर्स, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशंस, जल की मांग और उसका उपयोग। ठीक है, जल का जो प्राथमिक उपयोग है वो तो पीने के लिए ही किया जाता है, लेकिन भारत की संशोधित राष्ट्रीय जल नीति की भारत की जो संशोधित राष्ट्रीय जल नीति है वाटर पॉलिसी 2002 के अनुसार है। लेकिन इसके बाद जल के आर्थिक उपयोग आते हैं कि पीने के बाद है उसके बाद जल के जो इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन है वो आता है, कि आर्थिक उपयोग है वो आते हैं। जैसे फर्स्ट आता है उसमें इरिगेशन यानी सिंचाई। भारत शुरू से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रहा है, कि भारत जो है वो शुरू से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रहा है। भारत की जो इकोनॉमी है वो भी एग्रीकल्चर बेस है, क्योंकि यहाँ पर 64% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। और जनसंख्या की एक बहुत बड़ी ये कहें कि जनसंख्या की एक बहुत बड़ी मात्रा है वो अपनी आजीविका है वो कृषि से ही कमाती है। और इसकी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का लगभग 64% श्रम बल, यानी भारत की जनसंख्या का लगभग 64% जो श्रम बल है वो अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करता है, यानी अपनी कमाई के लिए या अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए खेती के ऊपर निर्भर है वो करता है। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को प्राथमिकता दी गई। इसलिए जो भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कि किस प्रकार कृषि उत्पादन है वो बढ़ाया जाए, सिंचाई का विकास, क्योंकि क्या है कि अगर फसल को प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा, सही टाइम पर नहीं मिलेगा, तो कृषि उत्पादन है वो नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास पर अधिक बल है वो दिया गया, कि इरिगेशन जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं वो प्रॉपर डेवलप की जाए, कि सिंचाई है वो अच्छे तरीके से हो और कृषि उत्पादन में वृद्धि है वो हो। इस उद्देश्य के लिए अनेक बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई, कि सिंचाई के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कि अनेक बहुउद्देश्य नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं वो शुरू की गई। जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, सरदार सरोवर डैम, ये योजनाएं हैं ये शुरू की गई, कि देश का कोई कोना है वो ऐसा ना रहे कि सिंचाई वहां पर ना हो पाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर है वो कहा करते थे, क्योंकि बांधों के द्वारा ही देश का एक बहुत बड़ा जो भाग है वो सिंचित है, उनके द्वारा नहरें निकाल जाती हैं और देश के एक बहुत बड़े भाग को सिंचित है वो किया जाता है। लेकिन अब भी भारत में इसके ऊपर और ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि भारत का अब भी काफी एरिया ऐसा है, जैसे हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की, वहां पर सिंचाई सुविधाएं नहीं है, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे है, इसलिए वहां के लोगों को पानी के लिए बड़ी समस्याओं का सामना है वो करना पड़ता है। कि भारत को अभी भी और बहुत से डैम बनाने हैं जिसके माध्यम से देश का जो कोई कोना है वो ऐसा ना रहे कि जहां पर सिंचाई सुविधाएं डेवलप ना की जा सके, यानी देश के प्रत्येक कोने तक पानी पहुंचाने का उद्देश्य है वो होना चाहिए। अब उसमें आता है कि सिंचाई की आवश्यकता, कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि भारत में अगर हम देखते हैं तो भारत में नेचुरल रूप से बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, अच्छी बारिश होती है, लेकिन इसके बावजूद सिंचाई की आवश्यकता है वो पड़ती है, क्योंकि भारत में वर्षा का जो वितरण है वो असमान है, कि हर जगह प्रॉपर तरीके से बारिश है वो नहीं होती। ठीक है, नीड फॉर इरिगेशन, सफल और समृद्ध कृषि तभी संभव है, यानी सफल और एक मजबूत कृषि तभी संभव है जब फसलों को सही समय पर पर्याप्त पानी मिले, कि फसलों को सही समय पर, जिस टाइम पर फसल को पानी की नीड हो, आवश्यकता हो, अगर उस टाइम पर उसको पानी मिल जाता है तो फसल प्रोडक्शन है या फसल उत्पादन है बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि टाइम पर फसल को पानी नहीं मिल पाता और फसल खराब हो जाती है, उसके बाद अगर पानी मिलता है तो फसल के उत्पादन में वो गिरावट आती है। इसलिए सही, सफल और समृद्ध कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक है कि फसल को सही समय पर सही पानी है वो मिले। लेकिन भारत की जलवायु यानी क्लाइमेटिक
आर्थिक तथा जनांकीय व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि भारत की क्लाइमेटिक, आर्थिक और जनांकीय जो व्यवस्थाएं हैं वो ऐसी हैं, मजबूरियां ऐसी हैं कि हम खेतों में पानी के लिए केवल मानसूनी वर्षा पर निर्भर नहीं रह सकते। कि भारत की क्लाइमेटिक कंडीशंस, जलवायु कंडीशंस और आर्थिक कंडीशंस ऐसी है कि हम खेतों में पानी के लिए मानसूनी वर्षा पर या रेन के ऊपर डिपेंड है वो नहीं रह सकते। इसके निम्नलिखित कारण हैं और इस ऐसा होने के निम्नलिखित कारण हैं, जिसमें फर्स्ट आता है भारत की भौगोलिक स्थिति यानी जियो। भारत का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध, जैसे कि हमने ये अज्यूम कर लिया पृथ्वी, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, ये 23.5 डिग्री की आपकी कर्क रेखा और ये 23.5 डिग्री की आपकी मकर रेखा। तो भारत क्या होता है 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पर जहां भारत का अक्षांश विस्तार है वो खत्म हो जाता है। तो भारत क्या है कि उपोष्ण कटिबंध, भारत का अधिकांश भाग है वो उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में है वो पड़ता है। अधिक गर्मी के कारण, अब इस भाग में क्या होता है कि उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध में इस भाग में अधिक गर्मी के कारण वेपराइजेशन है वो ज्यादा होता है। वेपराइजेशन ज्यादा होने की वजह से पानी है वो भाप बनकर ज्यादा उड़ जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जल की प्रभावी मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप पानी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो इस उपोष्ण कटिबंध में और उष्ण कटिबंध में वेपराइजेशन के थ्रू पानी है वो काफी उड़ जाता है। तो प्राकृतिक पानी की नेचुरल जो वाटर होता है उसकी कमी पड़ जाती है और फल उसका रिजल्ट ये होता है कि हमें सिंचाई की आवश्यकता है या नीड फॉर इरिगेशन है उसकी जरूरत पड़ती है। सेकंड पॉइंट है आपका वर्षा का असमान तथा असमान स्थानिक वितरण। वर्षा का असमान और स्थानिक वितरण, भारत में वर्षा कहीं बहुत ज्यादा और कहीं बहुत कम होती है। देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त हैं। उत्तर पश्चिमी भारत तथा दक्कन का पठार ऐसे ही क्षेत्र हैं। अतः देश के बड़े हिस्से में फसलों को उगाने के लिए मिट्टी में नमी अपर्याप्त है। कि हम बात करते हैं कि वर्षा का असमान स्थानिक वितरण, कि वर्षा में असमान स्थानिक वितरण है वो देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मोसिनराम की तो वहां पर 1185, ठीक है, या राउंड फिगर में हम बात करें तो 1100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश है वो होती है। और उसी के कंपैरिजन में अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में तो वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर के आसपास ही होती है। तो वहां पर जितनी वर्षा होती है वहां पर इतनी वर्षा होती है। तो वर्षा का स्थानिक जो वितरण है वो काफी असमान है, इसलिए हमें सिंचाई की आवश्यकता है वो पड़ती है, क्योंकि देश के प्रत्येक भाग में वर्षा का वितरण है वो समान नहीं होता और फसलों को उगाने के लिए एक पर्याप्त मात्रा में नमी की आवश्यकता है वो पड़ती है। दूसरा आता है, थर्ड पॉइंट आता है आपका वर्षा का असमान कालिक टेम्परल वितरण। देश के केवल चौमासे में रेनी सीजन की बात हो रही है यहाँ पर। देश में केवल चौमासे के में ही पर्याप्त वर्षा होती है। गर्मी और सर्दी दोनों ऋतुओं में थोड़ी बहुत शुष्कता बनी रहती है शुष्क अवधि में। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि रेनी सीजन यानी हम बात करते हैं कि जुलाई से सितंबर तक के महीने में भारत में है वो काफी वर्षा होती है। और बाकी हम बात करें गर्मी के टाइम पर यानी समर सीजन और विंटर सीजन में जो शुष्कता है वो बनी रहती है। वहां पर इन दिनों में क्या है कि हल्की फुल्की बारिश है वो होती है, ठीक है। बाकी जो टाइम है वो बारिश नहीं होती। शुष्क अवधि केरल में 5 माह से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत में 9.5 माह तक रहती है। इतने लंबे शुष्क मौसम में सिंचाई के बिना खेती नहीं हो सकती। ऊंचे तापमान में वर्षा के कुछ महीनों में सिमट जाने के कारण सिंचाई तो पश्चिम बंगाल जैसे आर्द्र जलोढ़ प्रदेशों में भी करनी पड़ती है। अब ये बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जैसे जो आर्द्र और जलोढ़ प्रदेश है वहां पर भी जो शुष्कता है वो बनी रहती है, इसलिए वहां पर भी जो सिंचाई की है वो आवश्यकता है वो पड़ती है। अब केरल में तो 5 महीने और उत्तर पश्चिमी में क्या है कि 9 महीने है वो शुष्क टाइम है वो रहता है। तो उस शुष्क टाइम में फसलों को पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है और वो पर्याप्त नमी है वो सिंचाई के माध्यम से ही उनको पहुंचाई जा सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वर्षा की परिवर्तितता। भारत में वर्षा की परिवर्तितता है वो देखने को मिलती है, कहीं वर्षा ज्यादा होती है कहीं वर्षा है वो कम होती है।
भारत के विस्तृत भागों में वर्षा का स्थानिक व सामयिक परिवर्तनता ज्यादा है। कम वर्षा वाले इलाकों में यह परिवर्तनता और भी ज्यादा होती है, परंतु अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इससे अछूते नहीं है। अतः पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मानसून के दौरान वर्षा के न होने व कम होने से सूखे जैसी स्थिति है वो पैदा हो जाती है, जो खेती के लिए नुकसानदायक होती है। अतः सिंचाई के बिना भारत में खेती करना जुआ खेलने जैसा रिस्की है। अब बात हो रही है कि वर्षा की प्रयोजनता। भारत में इतनी वर्षा की प्रयोजनता पाई जाती है, जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार जहां पर वर्षा खूब होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वर्षा के टाइम पर भी इन राज्यों में वर्षा नहीं होती है, तो यहाँ पर भी सूखे की स्थिति है वो पैदा है वो हो जाती है। क्योंकि भारत में वर्षा का जो वितरण है, या हम ये कहें कि वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है वो ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए ये होता है कई बार तो हद से ज्यादा बारिश हो जाती है और बाढ़ के हालात हैं वो बन जाते हैं, और कई बार है कि बारिश ही नहीं होती तो सूखे की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सिंचाई के बिना भारत में खेती करना जुए खेलने जैसा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्षा की अनिश्चितता, कि वर्षा का आने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। कभी तो ऐसा होता है कि मानसून टाइम से पहले आ जाता है, कभी ऐसा होता है कि मानसून है वो टाइम से लेट आता है। तो इस ऐसे टाइम पर अगर सिंचाई की सुविधाएं डेवलप नहीं होंगी तो सूखे की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाएगी, और बगैर सिंचाई सुविधाओं के आप खेती है वो नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कि कुछ फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता, कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जैसे धान, उनके लिए ज्यादा जल की आवश्यकता है वो पड़ती है। इनमें क्या है कि अगर वर्षा टाइम पर हो जाती है तो सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अगर वर्षा टाइम पर नहीं होती तो इनमें सिंचाई के द्वारा ही पानी की पूर्ति है वो की जाती है। जैसे चावल, गन्ना, पटसन आदि फसलों व अनेक प्रकार की सब्जियों के लिए नियमित रूप से अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। भारत में वर्षा मौसमी होने के कारण इन फसलों में उपजों की इष्टतम वृद्धि के लिए हमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अधिक उपज देने वाली फसलें, कि वो फसलें जो अधिक पैदावार है वो देती हैं। फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए अधिक नमी की जरूरत होती है। पंजाब और तमिलनाडु में हमारे तजुर्बे ने साबित कर दिया है कि बिना सिंचाई के उच्च उत्पादकता वाली फसलें नहीं उगाई जा सकती। कि जो फसलें अधिक पैदावार देती हैं, यानी जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है, उन फसलों के लिए अधिक पानी की आवश्यकता है या सिंचाई की आवश्यकता है वो पड़ती है। और भारत में वर्षा क्या है कि मौसमी है, कि वो अपने मौसम पर ही होती है। जैसे भारत में हम वर्षा का या मानसून का टाइम पीरियड मानते हैं, और जून से लेकर सितंबर तक का टाइम पीरियड है उसको हम मानते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मानसून लेट आता है और जल्दी चला जाता है, तो इस टाइम पर जो फसलें अधिक पैदावार देती हैं उनके लिए सिंचाई करना बहुत जरूरी है वो हो जाता है। पंजाब और तमिलनाडु में जो एक्सपेरिमेंट किया गया है या जो हमारा तजुर्बा है, हमारे एक्सपीरियंस से है, कि हम कह सकते हैं कि अधिक बगैर सिंचाई सुविधाओं के अधिक उपज देने वाली फसलें हैं वो नहीं की जा सकती। उसके बाद आता है कि लंबा वर्धन काल, यानी वर्धन काल है वो लंबा है। साल भर पर्याप्त तापमान रहने के कारण देश के ज्यादातर भागों में तीन तीन फसलें तो उगाई जा सकती हैं, लेकिन समस्या जल की है। सिंचाई की व्यवस्था से बहुफसलीकरण संभव हो पाता है। कि वर्धन काल है वो लंबा है क्योंकि सूर्य की किरणें हैं वो भारत में सीधी पड़ती हैं, तो तापमान है वो ज्यादा प्राप्त होता है। कि ज्यादा तापमान प्राप्त होने के कारण देश में तीन तीन फसलें तो उगाई जा सकती हैं, लेकिन उन तीन तीन फसलों को उगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधाओं का होना है वो बहुत जरूरी है। अगर सिंचाई की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है तो आप बहुफसली है वो नहीं उगा सकते। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कि कैसे कृषि प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज है वो किया जाए। सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज्यादा होती है। कि जो भूमि सिंचित की जाती है, सिंचाई की जाती है, उस भूमि की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम सिंचित भूमि या असिंचित भूमि के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। जिस भूमि की सिंचाई की जाती है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, और जिस भूमि पर सिंचाई नहीं की जाती उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम होती है। अतः सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार से ही फसलों का कुल उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। हरित क्रांति भी उन प्रदेशों में टिक पाई जहां सिंचाई
विस्तृत और गहन थी कि हरित क्रांति भी वहीं कामयाब हुई या उन्हीं क्षेत्रों में टिक पाई जहां पर सिंचाई सुविधाएं हैं वो पर्याप्त थी, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान। क्योंकि इन राज्यों में सिंचाई की सुविधाएं हैं वो पर्याप्त हैं, तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट देखा गया है वो इन्हीं राज्यों में है वो देखा गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है आपका भौम जल का गहराता संकट, यानी डीपनिंग क्राइसिस ऑफ ग्राउंड वाटर। देश में हरित क्रांति के अग्रणी राज्यों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत है। कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन राज्यों में हरित क्रांति है वो सबसे ज्यादा सफल रही थी, और यहां पर निवल बोया गया क्षेत्र है वो 85% इन्हीं क्षेत्रों में है। और यहां पर क्या है कि सिंचाई की सुविधाएं हैं वो इन राज्यों में पर्याप्त है। इन प्रदेशों में गेहूं परंपरागत व चावल अपेक्षाकृत नई फसल है। ये दोनों फसलें यहाँ सिंचाई की सहायता से उगाई जाती हैं। सिंचाई के मुख्य साधन कुएं और नलकूप हैं। निवल सिंचित क्षेत्र का पंजाब में 76% और हरियाणा में 51% भाग कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित किया जाता है। यानी पंजाब में 76% और हरियाणा में 51% जो भाग है सिंचाई का ये कुओं और नलकूपों द्वारा है वो सिंचित किया जाता है। और इनमें क्या है कि इन राज्यों में गेहूं है वो तो यहाँ पर एक परंपरागत फसल थी, और अगर हम चावल की बात करें तो चावल इन राज्यों के लिए अपेक्षाकृत एक नई फसल थी, और जिसको ज्यादा क्वांटिटी में पानी की आवश्यकता या हम ये कहें कि सिंचाई की आवश्यकता है वो ज्यादा होती है, क्योंकि चावल 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पर उगाया जाता है। अगर इन क्षेत्रों में मानसून पर्याप्त हो जाता है तो यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर मानसून कम होता है तो चावल के लिए कुओं और नलकूपों के द्वारा ही सिंचाई की जाती है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे अधिक नहरों का जो जाल बिछा हुआ है वो उत्तर प्रदेश राज्य में ही बिछा हुआ है, क्योंकि वो समतल मैदान है और गंगा नदी जैसी, यमुना नदियां जैसी हैं उत्तर प्रदेश से होकर निकलती हैं, तो वहां पर सिंचाई सुविधाएं हैं वो पर्याप्त हैं। सोइल है वो फर्टाइल है, जमीन उपजाऊ है। इसके अतिरिक्त कुछ और राज्य भी हैं जो भौम जल के एक बड़े भाग का सिंचाई में उपयोग करते हैं। इन राज्यों में भौम जल के अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचे होता जा रहा है। राजस्थान और महाराष्ट्र में जमीन से ज्यादा जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। अब देखो क्या हो रहा है कि पंजाब, हरियाणा और जो ये प्रदेश हैं इनमें क्या है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में तो पर्याप्त बारिश होती है, या नहरों के यही एक है कि जैसे गंगा, यमुना जो नदियां हैं ये बहती हैं और ये सारा साल बहने वाली नदियां हैं, तो वहां पर भौम जल के लेवल में ज्यादा गिरावट है वो नहीं आई। लेकिन पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य हैं यहाँ पर भौम जल का जो अत्यधिक उपयोग है वो किया जा रहा है। अत्यधिक उपयोग किए जाने के कारण इन राज्यों का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डाउन है, वो चला गया है, यानी नीचे है वो जाता जा रहा है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में इतनी सिंचाई की गई है, भौम जल का वाटर इतना डाउन चला गया कि वहां पर पानी में फ्लोराइड की समस्या है वो उत्पन्न हो गई है। फ्लोराइड है वो ज्यादा वहां के पानी में बढ़ गया है। इसी कारण से ही पश्चिमी बंगाल और बिहार के कुछ भागों में भूमिगत जल में संख्या के अंश में वृद्धि हो गई है। कि भूमिगत जल में सांख्यिकी उसमें बंगाल और बिहार में भूमिगत जल में संख्यों की संख्या में वृद्धि है वो हो गई है। ये इसी कारण हुआ है कि एक्सेस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, कि ग्राउंड वाटर का ज्यादा उपयोग करने के कारण ही वो ऐसा हुआ है। अब देखो बारिश इतनी होती नहीं है, बारिश कम हो रही है तो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल है वो डाउन जा रहा है। रिचार्जिंग बोर नहीं किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट को क्या है कि कई राज्य ऐसे हैं या कहीं की न्यूज़पेपर में आती रहती है कि वहां पर पानी की समस्या है, लोगों ने रिचार्जिंग बोर किए हैं कि जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल है वो ऊपर उठ सके। क्योंकि बारिश के टाइम पर जब तेज बारिश होते हैं तो पानी वो स्पीड से बहता है और वो ढलान के अनुरूप बहता हुआ वो समुद्रों में पहुंच जाता है। अगर उसमें रिचार्जेस बोर किए जाएं और उस पानी को रोका जाए तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो ऊपर उठ सकता है और पानी की समस्या से निजात या छुटकारा है वो पाया जा सकता है।